जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, हम बातचीत कहिए। कर रहे हैं विचारक, आलोचक, लेखक अरुण महेश्वरी जी के साथ। तो ये जो प्रमाता को लेकर के और हिंदी साहित्य को लेकर के और तमाम जो अनीहा यानी आप उदासीनता की बात कह रहे हैं, तो कैसे हिंदी साहित्य को आप देख रहे हैं कि शब्द से ही कहीं न कहीं घिरना उनको है? जिस तरह से वो उत्तर आधुनिकता में पूरा हिंदी साहित्य लगभग 70 के बाद से डूबा हुआ है और एक अच्छी खासी पीढ़ी तैयार हो गई है। अब तो नई पीढ़ी उसी में एकदम पूरी डूब गई है। तो कितना ये अहितकारी हिंदी साहित्य के लिए देख रहे हैं जी? जी, आप बहुत सही पकड़ रहे हैं चीज़ों को। असल में मेरी भी ये चिंता है कि हिंदी आलोचना में ये सब्जेक्ट के लिए प्रमाता का प्रयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। पिछले कई वर्षों से हमने एक ये लगातार इसको एक केंद्रीय विषय का बनाने की कोशिश की है। लगातार अपने लेखन में एक दार्शनिक और मनोविश्लेषणात्मक श्रेणी, कैटेगरी और प्रतिपद की प्रेडिकेशन दोनों के तौर पर इसे रखा है, पर बौद्धिक हलकों में इसकी कोई गूंज नहीं दिखाई देती। श्रेणी और प्रतिपत्ति आप जानते ही है कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान के संगठन और उसके कथन की आधारशिला है। श्रेणी हमें वस्तुओं और उनके गुणों को व्यवस्थित करने का साधन देती है, जबकि प्रतिपत्ति हमें उन वस्तुओं के बारे में तर्कसंगत रूप से कथन करने में सक्षम बनाती है। पश्चिमी और भारतीय परंपराओं में इनके विश्लेषण की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं, लेकिन दोनों ही संदर्भों में विषय, तर्क, भाषा और वास्तविकता की संरचना की मूलगामी व्याख्या है। ये दोनों चीजें प्रस्तुत करती है। बहरहाल अभी हाल में संस्कृत के विद्वान श्री राजा वल्लभ त्रिपाठी ने यूट्यूब पर अपनी एक वार्ता में हमारी पुस्तक प्रमाता का आवाज की समीक्षा करते हुए इस पद को सटीक रेखांकित करने या और अपनी वार्ता से किताब के मर्म को प्रकाशित करने का एक सफल प्रयास भी किया। वो यूट्यूब में कोई भी देख सकता है वो उनकी उस वार्ता को। लेकिन सामान्यतः हिंदी आलोचना के ज्ञान ज्ञान मीमांसा मूलक लेखन में सब्जेक्ट के लिए उससे आमतौर पर निहित अर्थ विषय से ही काम चला लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये मेरा इसमें इशारा अभी आलोचना के 75वें अंक में अच्युतानंद मिश्र का जो लेख था, लालसा का सूक्ष्म इतिहास, जलयूज और गुवाटारी के सूत्र में, उस पर उस और भी है। इसके अलावा और भी तमाम पहलू है। तो सुविधा के अनुसार इसे कहीं व्यक्ति, प्रसंग आदि भी कह दिया जाता है विषय के अलावा। सब जानते हैं कि दर्शन शास्त्र, फिलोसफी और ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी की भारतीय चिंतन की पदावली में विषय और प्रमाता दोनों महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये दोनों काफी हद तक समानार्थी प्रतीत होने पर भी विषय ऑब्जेक्ट की तुलना में प्रमाता लोअर पद के प्रयोग का अपना एक विशेष कारण है, क्योंकि भारतीय ज्ञान मीमांसा की विशिष्ट दृष्टि चेतना के लिए है। यह विशेष पद ही सूक्ष्म रूप में प्रमाता जो है, सूक्ष्म रूप में पश्चिमी भाववाद की चेतना के दृष्टि से भी भारतीय चिंतन को अलगाता है। मतलब भाववाद भी, पश्चिमी भाववाद और भारतीय चिंतन का जो भाववाद है, इन दोनों के बीच भी एक सूक्ष्म अंतर तैयार करता है। बहरहाल भारतीय परंपरा में ज्ञान को एक स्थिर बाह्य विषय से जोड़ने के बजाय प्रमाता की स्थिति से देखा जाता है। ज्ञान का होना केवल विषय की उपस्थिति से नहीं, बल्कि प्रमाता के अस्तित्व और उसकी बोधगम्यता, कॉग्निशन से भी निर्धारित होता है। प्रमाता के बिना कोई भी प्रमेय, ये वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तस्वीरी शैव दर्शन में प्रमाता को केवल एक ज्ञाता, लोअर नहीं, बल्कि शिव स्वरूप कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान और अस्तित्व, बीज को द्वैत के रूप में देखने के बजाय प्रमाता स्वयं चेतना, कॉन्शसनेस और अस्तित्व का मूल आधार है। इसमें प्रमाता शिव का वह रूप है जो अनुभव करता है और प्रमेय, ऑब्जेक्ट केवल उसकी अनुभूति का विस्तार मात्र है। कश्मीरी शैव दर्शन में इस प्रक्रिया को तत्व विद्या, सेल्फ रिकॉग्निशन कहा गया है, यानी प्रमाता स्वयं को ही विभिन्न रूपों में पहचानता है। कश्मीरी शैव दर्शन के अलावा अद्वैत, वेदांत, सांख्य योग में भी प्रमाता की खास स्थिति को स्पष्ट रूप से
देखा जा सकता है। इसके तमाम उदाहरण मौजूद है और मैंने अपने लेख में वो कुछ को प्रस्तुत भी किया है और वो एक अपने आप में एक विस्तृत संयोजन का विषय है। बहरहाल तत्व विज्ञान दर्शन में प्रमाता स्वयं में एक विशद विश्लेषण का विषय है। प्रमाता खुद एक विशद विश्लेषण का विषय है। ये इसका मैंने पूरे उदाहरण दिया है दर्शन के उससे। प्रमाता को ज्ञान मीमांसा की एक खास श्रेणी के रूप में अपनाना विषय से भिन्न दृष्टिकोण को दर्शाता है। पश्चिमी ज्ञान मीमांसा की पारंपरिक धारा में ऐसा नहीं है, जहाँ विषय ऑब्जेक्ट और विषय का स्वरूप सब्जेक्ट के द्वैत को प्राथमिकता दी जाती है। विषय केंद्रित ज्ञान मीमांसा में चेतना की भूमिका गौर हो जाती है। यदि केवल विषय ऑब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाए तो ज्ञान को केवल बाह्य जगत पर निर्भर माना जाएगा, जबकि भारतीय परंपरा में ज्ञान को प्रमाता के बिना अधूरा माना जाता है। विषय बाह्य हो सकता है, लेकिन जहाँ तक ज्ञान की उत्पत्ति का सवाल है, प्रमाता की चेतना ही इसे संभव बनाती है। इसके अलावा प्रमाता बिना विषय के भी ज्ञान का स्रोत हो सकता है, जैसे समाधि का अनुभव जो है। कुल मिलाकर विषय के स्थान पर प्रमाता को प्राथमिकता देना भारतीय ज्ञान मीमांसा की अपनी एक मौलिक विशेषता है और यह ज्ञान को मात्र बाह्य वस्तुओं की उपस्थिति से नहीं बल्कि चेतना और आत्मबोध सेल्फ अवेयरनेस से जोड़ती है। इस दृष्टिकोण में प्रमाता केवल एक तटस्थ ज्ञाता नहीं बल्कि वो ऐसा स्थिर स्वरूप या ब्रह्म है जो अपने ही स्वरूप को अनुभव करता है। अब सवाल उठता है कि हिंदी आलोचना में प्रमाता शब्द का चलन क्यों नहीं हुआ या अब भी नहीं हो पा रहा। इस सवाल की गहराई से जांच करने पर हमारी सबसे पहली नजर उस भाषा, परंपरा और पद्धति पर पड़ती है जिनसे हिंदी आलोचना मूल रूप से जुड़ी रही है। धन्यवाद तरीके से इसे कहीं न कहीं यह भी कहा जाता है कि भारतीय दर्शन की अवधारणाओं और पश्चिमी आलोचना पद्धति के प्रभाव के बीच का यह अंतर भी कहा जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही कहा है, पारंपरिक पश्चिमी आलोचना पद्धतियों में विषय ऑब्जेक्ट को विश्लेषण का प्राथमिक केंद्र बनाया जाता है। तांत्रिक पाठ जैसे क्लोज रीडिंग और संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म के चलते विषय पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रभाषा दोवर की चेतना की भूमिका गौर हो जाती है, क्योंकि पश्चिमी आलोचना प्राय पाठ और विषय को स्वतंत्र रूप से देखने का आग्रह करती है। आधुनिक हिंदी आलोचना में भी इस पद्धति से साहित्य, कला और संस्कृति का विश्लेषण होता है। उसमें प्रमाता की अपेक्षा पाठ, संरचना और संदर्भ को अधिक महत्व दिया जाता है। ये पश्चिमी दर्शन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भेद बहुत गहरा है। कार्टेशियन द्वैतवाद जो ड्यूअलिज्म में सब्जेक्ट स्व और ऑब्जेक्ट वस्तु एक दूसरे से पृथक माने जाते हैं। इसके विपरीत भारतीय दर्शन विशेष रूप से अद्वैत वेदांत और कश्मीरी शैव दर्शन इस भेद को स्थायी नहीं मानते। यहाँ ज्ञान मीमांसा में प्रमाता ही प्रमेय को जन्म देता है और उसके बिना किसी वस्तु ऑब्जेक्ट का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। पश्चिमी आलोचना की विषय केंद्रित प्रवृत्ति से जुड़ाव और भारतीय ज्ञान मीमांसा से अलगाव के अलावा हिंदी आलोचना में प्रमाता शब्द का चलन न हो पाने का एक और मूल कारण शायद व्यवहारिक आलोचना की सरलता की अपनी बात दी गई। सरलता वाले पहलू को भी ध्यान देना। प्रमाता सचमुच एक जटिल दार्शनिक अवधारणा है जो सामान्य आलोचना के लिए सहज नहीं है। प्रमाता केवल पाठक या कला का अनुभव करने वाला नहीं है, बल्कि वह चेतना कॉन्शियसनेस का वाहक भी है। इसे आलोचना में शामिल करने के लिए ज्ञान मीमांसा, तंत्र शास्त्र और भारतीय दार्शनिक परंपरा की गहरी समझ जरूरी हो जाती है। समस्या यही है कि हिंदी आलोचना की मुख्य धारा इस तरह की गहरी दार्शनिक पृष्ठभूमि के साथ कार्य नहीं करती। प्रमाता की उपस्थिति को मानते ही आलोचना में संधान के कई नए स्तर जुड़ जाते हैं। मतलब प्रमाता का स्वरूप क्या है, क्या वो केवल एक व्यक्ति है या चेतना का व्यापक आयाम। यदि प्रमाता बदलता है तो क्या साहित्य का अर्थ भी बदलता है। इस प्रकार के तमाम प्रश्न इसके साथ जुड़ जाते हैं। जाहिर है कि ये सवाल किसी भी आलोचना में एक गतिशीलता और अनिश्चितता लाते हैं जो व्यवहारिक आलोचना के लिए
बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। हिंदी आलोचना में लेखक, पाठक और आलोचक की भूमिकाएं हमेशा अपेक्षाकृत स्थिर और पारंपरिक रूप में व्याख्यायित है। पर प्रमाता को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि इन भूमिकाओं में निरंतर परिवर्तन संभव है, क्योंकि प्रमाता केवल ज्ञाता नहीं बल्कि ज्ञान का स्रोत और उसका परिक्षेत्र भी। मनोविश्लेषण में तो जैक लकान ने विश्लेषक और विश्लेषक, एनालिसिस एंड एनालिस्ट एंड एनालिस्ट के बीच स्थान परिवर्तन की बात सबको माना है। और हिंदी आलोचना इस स्तर की जटिलता को अपनाने के बजाय हमेशा एक सरल संरचना में बनी। इसीलिए सामान्यतः हिंदी आलोचना में विषय कोई केंद्र नहीं रखा जाता, क्योंकि आलोचना को अधिक स्थिर और नियंत्रित परिपेक्ष प्रदान करता है। हर विचारधारा प्रेरित विश्वास आधारित विमर्श के लिए ऐसी निश्चितता और स्थिरता ही सबसे अधिक उपयुक्त होती है और काम में भी होती है। इसीलिए राष्ट्रवादी आलोचना भी धार्मिक विश्वासों से जुड़ी राष्ट्रवादी धारा के ढांचे को नहीं तोड़ पाई है। इसमें बड़ी आसानी से आप गहराई के साथ देखेंगे तो राजचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नागवत सिंह से लेकर के ये अभी जो विवशवादी आलोचना है, इन सबको भी आप समझ सकते हैं और इनका विश्लेषण करके आप इस निष्कर्ष को पा सकते हैं। बहरहाल इसके कुछ भी ऐतिहासिक कारण क्यों न रहे हो, पर यह सच है कि इसके चलते ही हिंदी आलोचना आज उस जड़ता में पहुंच चुकी है जिसे इस लेखक ने हमने एक चेतावनी के रूप में आलोचना का कभी साथ कहा है। एक ऐसा स्थान जहाँ विचार गतिशील नहीं, निर्वात में सोए थे। आज की संकट की घड़ी में भी जब आलोचना के सामने प्रासंगिकता का संकट है, उसका अपनी जगह से न हिल पाना यही बताता है कि वह विषय को अब भी ज्ञाता और ज्ञेय के द्वंद्वात्मक ऐक्ट के स्वरूप प्रमाता में देखने में असमर्थ है, जबकि इसके तमाम सूत्र उसे भारतीय ज्ञान मीमांसा के स्रोतों से ही बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब मैंने इस अंत में जो है काफी विस्तार के साथ ईश्वर तत्व विज्ञान विमर्शी से ज्यादा अधिकार में प्रमाता संबंधी जो तमाम श्लोक है उनकी व्याख्या भी पेश की है। बहरहाल जहाँ तक पश्चिम की आधुनिक आलोचना का सवाल है, इसका तो मार्क्सवादोत्तर मार्क्सेस्टर जो है समग्र विकास ही प्रमाता की इस द्वंद्वात्मक संरचना की समझ पर ही संभव हुआ है। इसकी जमीन हेगेलियन द्वंद्वमूलक भाववाद से कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जरिए तैयार कर दी थी, जो विषय की गति को अनिवार्यतः उसकी आत्मचेतना से जोड़कर देखता है। इसी आधार पर तो मार्क्स ने अपने को तीव्रता के साथ फायरबाग के भौतिकवाद से अलग किया था। मार्क्स ने लिखा था कि अब तक के सारे भौतिकवाद की, ये कोटेशन है, अब तक के सारे भौतिकवाद की, जिसमें फायरबाग का भौतिकवाद भी शामिल है, मुख्य त्रुटि यह है कि वस्तु, वास्तविकता और अद्वितीयता को केवल विषय, ऑब्जेक्ट या अनुध्यान के रूप में परिकल्पित किया जाता है, बाकी मानव की इंद्रिय क्रिया व्यवहार के रूप में, बस सब्जेक्टिविटी के रूप में। एक कोटेशन है। हालांकि पश्चिमी आलोचना भी पारंपरिक रूप से कायदेगी द्वैतवाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन के प्रभाव में रही है, लेकिन मार्क्स के उपरांत 20वीं सदी के सिगमंड फ्रायड, जैक लकान के मनोविश्लेषण, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के संरचनात्मक मानववाद, विशेष फूको के सत्तावाद और पॉल रिको और जैक डेरिडा के पाठ केंद्रित शास्त्र ने चेतना, भाषा और सत्ता के जो नए विमर्श प्रस्तुत किए, उनमें प्रमाता को एक स्थिर विषय, सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सक्रिय संरचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इन सभी विचारकों की अवधारणाएं संरचना, सत्ता, अवचेतन और पाठ की सक्रिय प्रक्रिया को समझने पर टिकी है। प्रमाता की अवधारणा के बिना इन विचारों को समझना ही मुश्किल होगा। प्रमाता को समझे बिना लकान की अस्थिर पहचान, फ्लूइड आइडेंटिटी की अवधारणा व्यर्थ है। लेवी-स्ट्रॉस का संरचनात्मक विश्लेषण
मात्र सांख्यिकीय नियमबद्ध कर रह जाएगा। हुको का सस्ता सिद्धांत केवल एक बाहरी नियंत्रण तंत्र बन जाएगा। हुको और दरिदा की पाठ निर्माणता भाषा विज्ञान तक सीमित रह जाएगी। यह स्पष्ट है कि पश्चिमी आलोचना में भी प्रमाता एक सक्रिय चेष्टा है और इसे आज की पश्चिमी और इसे मात्र विषय के रूप में देखने से उनकी विचारधाराओं को सही ढंग से नहीं समझा जाता। यदि प्रमाता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इन सब आधुनिक विचारकों को पढ़ा जाए तो उनकी आलोचना दृष्टि को भारतीय ज्ञान मीमांसा के साथ भी एक नए संवाद में लाया जा सकता है। इस प्रकार कहना न होगा प्रमाता की अवधारणा न केवल भारतीय ज्ञान मीमांसा के लिए आवश्यक है बल्कि पश्चिमी आलोचना के गहन विश्लेषण के लिए भी अनिवार्य है। पुनः मैं कहना चाहूंगा कि हर प्रमाता एक विषय है लेकिन हर विषय प्रमाता नहीं होता। जब कोई व्यक्ति केवल अनुभव कर रहा है तो वो विषय है। जब वो ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ कर रहा है तो वो प्रमाता बन जाता है। यदि आलोचना में केवल विषय शब्द का ही प्रयोग होता है तो ज्ञान की प्रक्रिया केवल बाह्य सामग्री से सोर्स पर केंद्रित हो जाएगी। इसके विपरीत प्रमाता शब्द ज्ञान को सस्ता कॉग्निटिव एजेंसी से जोड़ता है जो ज्ञान को ग्रहण करती है और उसका निर्माण भी करती है। यदि प्रमाता को केंद्र में रखा जाए तो पाठक, लेखक और आलोचक को केवल विषय का विश्लेषक नहीं बल्कि ज्ञान की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जाएगा। आलोचना केवल पाठ विश्लेषण तक सीमित न रहकर ज्ञान मीमांसा की गहरी प्रक्रियाओं को समझ सकेगी जिसमें प्रमाता और प्रमेय का संबंध अधिक स्पष्ट रूप से समझा जाएगा। प्रमाता की अवधारणा को अपनाने का अर्थ होगा जब आलोचना को केवल पाठ, टेक्स्ट या वस्तु ऑब्जेक्ट पर केंद्रित न रखकर उसके चेतना, अनुभव और ज्ञान मीमांसा से भी जुड़े। यदि इस विचार को सैद्धांतिक रूप से विकसित किया जाए और इसे आलोचना की भाषा में समायोजित किया जाए तो प्रमाता का प्रयोग एक वैकल्पिक आलोचनात्मक दृष्टि अल्टरनेटिव क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इससे आलोचना केवल वस्तु केंद्रित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के बजाय चेतना केंद्रित कॉन्शसनेस ओरिएंटेड होगी। प्रमाता का प्रयोग करने से आलोचना में ज्ञान का स्रोत केवल बाह्य विषय नहीं बल्कि ज्ञाता की चेतना और उसकी स्थिति भी। यह आलोचना को भारतीय ज्ञान मीमांसा और पश्चिमी आलोचना के बीच की खाई को भरने का एक प्रभावी साधन बन सकता है। इसीलिए हिंदी आलोचना में विषय के स्थान पर प्रमाता को स्थापित करना न केवल संभव है बल्कि हमारे दृष्टि में जरूरी है। प्रमाता को अपनाना आलोचना में चेतना की सक्रिय भागीदारी का द्वार खुलेगा और इससे हिंदी आलोचना फिर से विचार का जीवंत क्षेत्र बन सकेगी। ये मूल बुरा कथन है जिसके आधार पर विचार किया जाता है। ये आलोचना के पूरे आज के हिंदी आलोचना के पूरे ढांचे में एक बिल्कुल मूलगामी रेडिकल परिवर्तन निर्माण करता है और इसके लिए सारे प्रमाण जो है मैंने इसके संदर्भ में काफी विस्तृत संदर्भ है वो मैंने दिए हैं। इसे अगर कोई चाहे तो मेरे ब्लॉग पे पढ़ के देख सकता है। नमस्कार। इसमें एक जो सवाल जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है अनीहा का, हेलो, हाँ कहिए। जो आपने अनीहा का शब्द इस्तेमाल किया है हाँ। तो उससे मतलब ये निकलता है कि ये इच्छा का भाव होना। तो क्या हिंदी साहित्य और आलोचना में आप इच्छा का भाव देख रहे हैं और उसकी पूर्ति पाठ के माध्यम से जिस तरह से देरदा वगैरह करते हैं? देरदा ने जैसे मान लीजिए कि देरदा ने कहीं कहा था कि राष्ट्र, संस्था, समाज, परंपरा, विश्वास, अवधारणा, रीति रिवाज आदि हर चीज को एक पाठ माना जाना चाहिए। उनके अनुसार इनके सुनिश्चित परिभाषा से अर्थ कभी नहीं बन सकते। तो अपने आप में कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट है देरदा का कि आप इनका जो है वो निश्चित कोई परिभाषा से अर्थ ही नहीं निकाल सकते हैं, जबकि आप एकदम सीधे उलट बात कह रहे हैं। और उसमें लग रहा है कि जहाँ चेतना है एक परम माने एक से अलग एक उसके परम तत्व माने ज्ञान तक पहुंचना जो पाठ में संभव ही नहीं है। जी
सही आप कह रहे हैं। अधिया तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि बहुत असल में मेरे को लगता है, मैंने इसमें कहा भी है कि इस प्रकार के गहन दार्शनिक पृष्ठभूमि के साथ इनकी आलोचना का विकास ही नहीं हो रहा है। तो और फिर उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य तो पूरी तरह से गायब है। तो ये जो है, और मैं तो इसलिए भी अधिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी लिखा है इस पर। मैंने मेरे मतलब आपने हाथों से किया था, मेरा ग्रंथ देखा होगा, इसमें विस्तार के साथ में इन तमाम पहलुओं को रखा गया है। और शायद वो अपने आप में एक बहुत अच्छा, बहुत गंभीर काम हुआ है, लेकिन हिंदी आलोचना उसकी ओर नजर देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वो तैयारी नहीं है। मैंने आमतौर पर लेखकों आलोचकों से बातें की, सबकी यही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। असल में जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये संभव नहीं है कि अब जो एक अभ्यास उनका बन चुका है उसे वे बदले, और नए लोग अब सामने आना बाकी है अभी उनके अंदर में, लेकिन वे भी अपने गुरुओं के प्रभाव के तहत है। उन प्रभावों से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक नई दृष्टि को अपनाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और दरिदा के और इनके कंट्रडिक्शन की जो आप बात बोल रहे हैं ये एकदम बधाई है, लेकिन फिर भी इन्होंने, जैसे दरिदा का आखिरी लेखन जो है कि वो स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स, तो उन्होंने जो है वो चीजों को समझते हुए भी बार बार जो है वो कार्टेशियन डुअलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे अगर एक उदाहरण से समझे, आप जिस चीज को कह रहे हैं और जो भारतीय वाङ्मय या परंपरा में या भारतीय ज्ञान मीमांसा में जिस चीज को आप कह रहे हैं, और वो उससे साफ पता चलता है कि आप उस ओर इशारा भी करते हैं, यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल आप उसको कह रहे हैं। लेकिन मिशेल फुको जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल जैसे कोई मानक या शब्द है, उसके दिन ही लद गए। माने आखिर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश जहां बस लिखो और फेंको टाइप की, आप बस कंटेंट उठाइए, देखिए और उसको थ्रो अवे कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये सब जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट डिस्कोर्स का प्रभाव है। इन्हीं सब प्रकार की चर्चाओं से तो पोस्ट मॉडर्निज्म विकसित हुआ है, क्योंकि जहाँ पर अपना किसी मेटा नैरेटिव को अस्वीकारा जाता है, लेकिन यूनिवर्सलिटी है। आज अब देख रहे हैं एक एक चीज जो है, एक छोटा सा ग्रोथ आकर के सारी दुनिया को नचा रहा है। तो ये जो है इससे इनकार करना उसका कोई कारण नहीं है। जो पूरा ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा कंसेप्ट जो है वो एक, मतलब आप आर्थिक क्षेत्र से लेकर के विचार यूनिवर्सलिटी से और विचारों की दुनिया में उसको बांधना सीमाओं में, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको बौद्धिक कमजोरी का लक्षण है। लेकिन क्योंकि अपना पोस्ट मॉडर्निज्म ने सब चीजों को बहुत सीमित दायरे में विचार करने की और लोगों को प्रेरित किया, और वो ये जो इसी प्रकार की जो सत्ता संरचना और इन सब के जो नए नए प्रकार के दृष्टिकोण निकले, ये जो है इनसे भी पोस्ट मॉडर्निज्म विकसित हुआ है। लेकिन अपना इन लोगों ने जो भी किया, इन्होंने वो सत्ता की अपनी जो आत्मचेतना जो है उसको पकड़ने की कोशिश की, और इसीलिए कुछ नया भी दे पाए। हमारे कहने मतलब है कि जिस विषय को आप लेते हैं उसकी भी अपनी अपनी जो है उसको, उसकी चेतना को पकड़ने की जरूरत है कि वो किस तरीके से आपके सामने आ सकती है। और भले ही वो दरिदा हो, फूको हो या रिको हो, ये तमाम लोग जो है उस मायने में इसीलिए सफल हुए, आगे बढ़ा पाए। लकान लेकिन इस चीज को समझ रहे थे, लकान उस चक्कर में पड़े नहीं। उनके यहाँ बहुत साफ था, उनके यहाँ उनके सामने मनुष्य था, पूरा एक पूरा मनुष्य और मनुष्य की यूनिवर्सलिटी। ना आपने अपनी किताब में प्रमाता का आवास में एक जगह लिखा भी है, आत्म अलगाव का उत्स, जिसमें लकान कहते हैं कि हमारे प्राणी जगत में मानव प्राणी एकमात्र है जो अनिवार्य तौर पर समय पूर्व प्रीमेचर पैदा होता है। उसका पूरा निर्माण उसके परिवेश के दृश्यों छवियों से हुआ करता है। जी एग्जैक्टली, ये तो सबसे बड़ी बात है। ये मनुष्य प्राणी ही ये एकमात्र जो, क्योंकि मनुष्य को की जो व्याख्या की जाती है कि मनुष्य जो है वो एक शरीर है और साथ ही साथ एक भाषा है। इन दोनों के योग से मनुष्य बनता है, सिर्फ शरीर नहीं है वो। और भाषा जो है उसको अपने उसके परिवेश से,
उसके अपना उसका सिंबॉलिक वर्ल्ड की चीज है वो। तो इसीलिए सिंबॉलिक वर्ल्ड और उससे पैदा होने वाला आहाव, उसकी जो इमेजेस जो है, ये सबको मिला करके मनुष्य बनता है। आप तो अपना भाषा को अगर अलग कर देते हैं तो मनुष्य एक ऐसी जानवर बन जाएगा। तो इसीलिए वो सही है जो आप कह रहे हैं कि लकान के यहाँ पर हमेशा समग्र मनुष्य जो है वही विवेचन का विषय बनता है। जैसे मार्क्स के यहाँ पर मार्क्स भी कभी भी जो है, तो ये जो मार्क्स को काटते हुए ही जो है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी विकसित होती है। एक सवाल यह भी कि जैसे इन्हीं सबको देखते हुए, हालांकि इनके बाद में लोग तमाम लोग जन्म लिए थे, एक लेख है इनका सार्थ का, व्हाट इज ऑथर। तो उसमें उन्होंने जो प्राणी सत्ता है उसके अवमूल्यन को लेकर काफी कुछ लिखा था कि प्राणी सत्ता की अवमूल्यन मतलब इतना ज्यादा हो गया है कि आधुनिकता के विकास में आप तकनीकी युग को ही सब कुछ मान ले रहे हैं। जैसा कि फूको ने अपनी अपनी जो उनके निबंध थे ट्रूथ एंड पावर में इसको साबित करने की कोशिश की थी। तो क्या आधुनिकता की जो दौर में है, जो गहराई में जहां आप प्रमाता की बात कह रहे हैं, वहां जाना हिंदी जैसे साहित्य के लिए, जो कि 100-150 साल की भाषा है, और उसको अभी उस रूप में गहराई न देख करके ऊपर तलछट पर रखेंगे, सिर्फ किनारे किनारे रखेंगे। अंतिम सवाल है, तो क्या हम किसी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे अपने दिमाग के माध्यम से? जी नहीं, हिंदी के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है संस्कृत का बैकग्राउंड। संस्कृत से उसका एक सहज जुड़ाव हो सकता है, जिससे जहाँ से उसको जो है बहुत सी स्थापनाएं अपना मिल सकती है। जब लकान को मैंने तो बार बार कहा भी है, लकान पर वो जो अथातोचित्त जिज्ञासा में भी, कि अगर अपना अभिनव गुप्त को मैं नहीं जानता तो मैं लकान को ही नहीं समझ सकता था, और लकान को नहीं जानता तो अभिनव गुप्त को नहीं समझ सकता। कि अभिनव गुप्त कहाँ पर अपना उनमें अपना ये आदर्शवाद जो है काम कर रहा है, और ये सब चीजों को हम लकान के जरिए ही समझ सकते थे। तो ये जो है आपको सहजता से वो भाषा शैली उपलब्ध हो सकती है अपने ही सोर्सेज से, जिससे कि आप आधुनिकतम चिंतन के सर्वोच्च मानदंडों को भी हासिल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, और इसीलिए मैं बार बार अपना इस पर बल दे रहा हूँ। और मैंने काफी विस्तार से काम किया, आप तो साक्षी, आप तो जानते हैं, आपके लास्ट में तो लगातार मैंने इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और एक बहुत लंबे लंबे लेख और तीखे लेख भी लिखे हैं। तो बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। हाँ, नमस्कार।